कई चीजों के बारे में बात करके ना अपने आप ही मजा आता है, चाहे वक्त कुछ भी हुआ हो दिन का। वो है इंडियन टीम की जीत। जी हाँ, दूसरे T20 इंटरनेशनल के अंदर इंडिया ने फाइनली जीत प्राप्त कर ली और सीरीज इस समय लेवल हो चुकी है इंग्लैंड के विरुद्ध। दूसरा मुकाबला डार्बी के मैदान में खेला गया और डेफिनेटली जो कंडीशंस थी पहले मुकाबले के बेहतर थी डार्बी के अंदर, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। और डार्बी में हमने काफ़ी क्रिकेट देखी है होते हुए, ड्राई सरफेस रहता है, अच्छी मदद मिलती है स्पिनर्स को, और शायद इसी कारण इंग्लैंड को कोई चेंज करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो मैच जीते हुए थे और इंडिया चेंज करना चाहता ही नहीं था, क्योंकि पहले मुकाबले और दूसरे मुकाबले के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी जो टेस्ट नहीं की गई थी या एक सही तरीके से टेस्ट होने की आवश्यकता थी। इसलिए दोनों टीमें अनचेंज्ड। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और सही भी है, क्योंकि जब कंडीशंस अच्छी हों तो आप रन्स बोर्ड पे डालिए और आसानी से फिर अपनी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग करनी शुरू करी, तब सब कुछ बिखर गया। पहले ओवर के अंदर ही दीप्ति शर्मा की विकेट मिल गई सोफिया डंकली की। फिर उसके अगले ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने विकेट ली। वेरी गुड कैच। स्नेह राणा खड़ी थी स्लिप पे, शार्प कैच था, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और चलते चलते ढहती गई इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी। 5 विकेटें खो चुके थे और अभी 10 ओवर भी नहीं हुए थे, लेकिन 54 रन के बोर्ड पे ऑलरेडी 5 विकेट्स इंग्लैंड की वापस जा चुकी थी। और वो जो निर्णय था ना कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, रन्स बोर्ड पे डालेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं हुआ। मे बी डिसीजन बैकफायर कर गया, पर इसमें क्रेडिट जाना चाहिए भारतीय गेंदबाजों को। जो चीज़ पहले के मैचेस में और इस मैच में डिफरेंस रही ना बॉलिंग में, वो था लेंथ ऑफ द बॉलिंग। स्लाइटली शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ सभी बॉलर्स ने गेंदबाजी करी, चाहे वो स्पिनर था चाहे वो सीमर था, सबने थोड़ी सी छोटी गेंद करी। बहुत छोटी नहीं तो कट और पुल आसानी से लग सकते हैं, लेकिन जस्ट बैक ऑफ लेंथ। उससे क्या था कि जो फील्ड थी वो स्क्वायर सेट करी थी कप्तान ने, और रन्स भी रुकते गए। जो पहले के मैचेस में बाउंड्रीज आती थी, सामने की तरफ चौके मिलते थे या हाथ खोलने का मौका मिलता था, वो नहीं मिला। तो बॉलिंग का जो प्लान था वो बढ़िया था। बॉलिंग प्लान की इम्प्लीमेंटेशन थी वो लगभग स्पॉट ऑन थी, पर इसके चलते एक और चीज़ थी, वो थी फील्डिंग। भाई राधा यादव आउटस्टैंडिंग। पिछले मैच में गिर गई थी बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डिंग करते हुए, कंधे पे चोट लगी थी और मैदान से बाहर चली गई। उसका नुकसान 2 जगह हुआ भारतीय टीम को, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। दूसरे मैच के अंदर जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रही थी और वो हर जगह दिख रही थी, पहले डीप एक्स्ट्रा कवर पे दिख रही थी, फिर डीप मिड विकेट पे दिख रही थी, फिर लॉन्ग ऑन पे दिख रही थी, तो जहाँ भी दिख रही थी ना बॉल वहीं जा रही थी। और इनफैक्ट दोनों सफलताएं, दोनों विकेट्स जो भारतीय गेंदबाजों को मिली, पहले रनआउट के रूप में वो राधा यादव ने डाइव करके बहुत बेहतरीन तरीके से स्टॉप किया और फिर रिले थ्रो में रनआउट हुई कैप्सी, और उसके बाद स्मिथ को कैच करके आउट किया, लॉन्ग ऑन से अंदर भागती भी आई। हालांकि गेंदबाजी में राधा यादव को सफलता नहीं मिली, लेकिन ये दोनों विकेट्स राधा यादव के नाम होनी चाहिए। मैं तो समझती हूँ राधा यादव की जो गिनती है ना, वो बतौर फील्डर पहले होनी चाहिए दैन बतौर गेंदबाज इन दिस इंडियन लाइनअप। 142 रन इंग्लैंड ने बोर्ड पे डाले और कम थे। आई थिंक आजकल के टाइम पे और अच्छी बैटिंग कंडीशंस, लार्जली अच्छी बैटिंग कंडीशंस ही रहती हैं, तो 160-65 से नीचे जब भी आप स्कोर करेंगे ना, तो वो सेफ स्कोर तो नहीं है, इनफैक्ट बिलो पार स्कोर है। तो मुझे लगा कि 142 वाज डेफिनेटली नॉट द टारगेट जो इंडियन टीम को परेशान कर सकता था। और परेशान करने के लिए आपको ऊपर से 4-5 प्लेयर जल्दी आउट करने पड़ते हैं, जो कि नहीं किए। अगेन भारतीय टीम का जो रिप्लाई था वो बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट थी। दोनों ही ओपनर शेफाली वर्मा, स्मृति मांधाना ने अच्छी शुरुआत करी और वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था बल्लेबाजी के अंदर। ठीक है, शेफाली वर्मा 20 रन पे कॉटन बोल्ड हुई, एक्सीलेंट कैच सोफी एक्लस्टन का, बट जो स्टार्ट दिया दोनों ने, 55 रनों की लगभग साझेदारी थी जब आउट हुई शेफाली वर्मा, और तब पावर प्ले भी खत्म हो रहा था, तो वो अच्छा स्टार्ट है। हेमलता आई, वो एक कंसर्न है कि उन बेचारी को ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गेम इतना फास्ट चलता है ना कि जब आप वापस आते हैं तो आप सोचते हैं कि आप उसी लय पर चलें जिस लय पर टीम चल रही है, बट किसी भी खिलाड़ी के लिए वापस आके उस लय को पकड़ना आसान नहीं है। हेमलता को थोड़ा सा और समय लगेगा और
समय देना भी चाहिए। नंबर 3 पे खेल रही हैं और वापसी आ रही हैं, तो टीम के अंदर थोड़ा सा समय देना चाहिए सेटल होने का। उनके अलावा मुझे लगा जिस तरीके से इवन हरमनप्रीत कौर ने बल्लेबाजी करी, और वो ज़रूरत भी थी, क्योंकि जब आप टीम का एक टारगेट चेस कर रहे होते हैं ना, तो ठीक है एक आध कैच छूट जाता है आपका, लेकिन वो साझेदारी जो उन्होंने स्मृति के साथ बनाई वो एक इम्पॉर्टेंट नॉक था और एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप भी रही। ऑल इन ऑल इंडिया को ये टारगेट चेस करने में कोई तकलीफ नहीं आई और सीरीज अब बराबर पर है। अगला मुकाबला, तीसरा T20 मुकाबला जो खेला जाएगा वो है ब्रिस्टल के मैदान में। ज़्यादा दूर नहीं है डार्बी से, तो जो कंडीशंस है वो भी लगभग सिमिलर ही रहेंगी। सामने की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन साइड की बाउंड्रीज, खैर आजकल तो सिमिलर ही 65 यार्ड के आसपास की बाउंड्री पे खेलते हैं, लेकिन जो मैदान है ना वो साइड का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और बहुत अच्छी पिच है बल्लेबाजी करने के लिए। अगर बारिश ने परेशान नहीं किया तो कंडीशंस अच्छी रहेंगी। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता। इंग्लैंड टीम के पास कोई खास कारण नहीं है बदलाव करने के लिए, क्योंकि बल्लेबाजों ने लेट डाउन किया और गेंदबाजों ने तो फिर भी अपना योगदान दिया है। भारतीय टीम के पास भी कोई खास कारण है नहीं बदलाव करने का, और क्योंकि जीते हैं तो शायद इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे। क्या मैं बदलाव देखना चाहूँगी? जी हाँ, मैं बदलाव ज़रूर देखना चाहूँगी, पर तीसरे मैच में नहीं। मुझे लगता है अगर इसी सेट पैटर्न के साथ, जिस पैटर्न के साथ भारतीय टीम खेलना चाहती है, वो ये तीनों स्पिनर्स दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा एंड राधा यादव, ये तीनों स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम जाना चाहती है। इनफैक्ट राधा यादव तो पहले फील्डिंग के लिए ही टीम के अंदर आनी चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स गेंदबाजी भी अच्छी करती हैं। और 2 सीमर्स के साथ जा रही है भारतीय टीम, पूजा वस्त्रकर और रेणुका ठाकुर। मैं फिर भी समझती हूँ कि आने वाले समय में एक फास्ट बॉलर और आना चाहिए इस लाइनअप के अंदर। 3 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। 5 गेंदबाज भारतीय टीम के पास हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट हरमनप्रीत भी गेंदबाजी कर सकती हैं जब करेंगी रेगुलरली, लेकिन फिर भी 3 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। तीसरे T20 इंटरनेशनल में ऐसा होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, पर क्या आगे 3 फास्ट बॉलर्स के साथ भारतीय टीम को जाना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है जाना चाहिए, और वो किस तरीके से बैलेंस आउट होगा, किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो ऑफकोर्स भारतीय टीम के जहन में होगा और होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, कितने फास्ट बॉलर, कितने स्पिनर खेलने चाहिए भारतीय 11 के अंदर? आप अपने थॉट्स दीजिए, मैं अपने थॉट्स दे चुकी हूँ। फिर मिलेंगे यहीं पर।